नमस्कार, जेएच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पूरा 1 साल का जो बिहार करंट अफेयर्स है वो मंथ बाय मंथ मैं आप लोगों का कवर कराऊँगा और उसी के संदर्भ में अब जो सितंबर मंथ का है, थोड़ा-सा बिज़ी होने की वजह से ये लेट हुआ है। तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स सिर्फ 4 न्यूज़ रह गए हैं। देखिए क्या होता है ना कि बिहार करंट अफेयर्स के नाम पे जब आप कई सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि कंटेंट के आवर्स को बढ़ाने के लिए, वीडियो के आवर्स को बढ़ाने के लिए मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं भी देखता हूं कि बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं। किसी की आलोचना नहीं करते हम लोग शिक्षक के रूप में, लेकिन ये जानते हैं कि कई बार क्या होता है वीडियो को ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में ऐसे भी इंफॉर्मेशंस को करंट अफेयर्स के वीडियो में पढ़ाया जाता है छात्रों को, जिससे वीडियो तो लंबा हो जाता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन को बेवजह आप याद करके क्या होता है आप अपना समय खराब कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत सेलेक्टिव ढंग से पढ़ना है। बिहार करंट अफेयर से 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम सिलेक्टिव होके हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, सिर्फ 4 न्यूज़ सितंबर में रह गया छाँटने के बाद। सिर्फ 4 ऐसे न्यूज़ रह गए जो हमें करना है और ये 4 न्यूज़ देखिए कौन-कौन से हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो न्यूज़ है बिहार करंट अफेयर्स का, वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क को स्थापित करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, खास करके रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण। ये सितंबर 2024 में ये स्कीम लाई गई है और इसके तहत क्या किया जाएगा, सेतु कहने का मतलब छोटे छोटे पुल पुलिया, खास करके जो रूरल एरिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 1000 प्लस जो है छोटे बहुत पुल और पुलिया बनाई जाएगी। और इसी को सितंबर 2023 में स्वीकृति दी गई है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, और इसी को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। कब? तो मार्च 2023 में सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है। यदि हम लोग इसके की फैक्ट्स की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें या प्रमुख तथ्यों की बात करें, तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, तो छोटे पुलों का निर्माण करना और जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना। ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना क्या है? सड़क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पुल वगैरह सब कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी संपर्क होना चाहिए, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, आधारभूत संरचना यानी पेयजल की सुविधा हो, उसके बाद कम्युनिकेशन यानी संचार की सुविधा हो। ये सब के सब क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। और जब अगर सड़क बनी हुई है और अगर पुल नहीं है, चूंकि बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित राज्य में पुल वगैरह सबका होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा भी पानी जब बढ़ता है तो कनेक्टिविटी एकदम से रुक जाती है, जिसका डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को डेवलप करना यानी स्टेट के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके तहत 1000 से ज्यादा छोटे छोटे पुल को बना करके बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या होगा कि जो रूरल एरिया में जो है, खास करके ऐसे गांव आप देखेंगे, जब आप जाएंगे तो हम लोग खुद बाढ़ बाढ़ प्रभावित जिले में से आते हैं, मधुबनी से आते हैं। तो मधुबनी, दरभंगा वगैरह सब में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कमला नदी, जो कि कोसी की सहायक नदी है, कमला, बलान, उसके बाद जाकर के जो सहरसा सुपौल का क्षेत्र है वहां पे आप देखेंगे तो कोसी नदी का आपको प्रकोप दिखाई देता है। तो ऐसे एरिया में कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बरसात के सीजन में टापू की तरह हो जाते हैं और बाकी एरिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे दूर दराज जो जिला मुख्यालय से या बाकी मुख्य मार्ग से दूर दराज या दुर्गम क्षेत्र में है, वैसे क्षेत्र के लोगों के लिए यह समस्या का समाधान होगा। जब मानसून के समय ज्यादा पानी आता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो पुल नहीं है या काम चलाऊ पुल है या डाइवर्जन है जहां पे सड़क से नीचे से आते हैं। तो ऐसे एरिया में पुल वगैरह सब या नालों में जब ये पुल बन जाएगी नदी और नालों में, तो यहाँ के लोगों की क्या होगी, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, खास करके जो रिमोट एरिया है उसमें मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। किसमें प्राथमिक? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना के तहत पुल बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपने देखा होगा कि ये मेंस में भी आपके आएंगे, मैं मेंस में रेफरेंस के रूप में इसको यूज करूंगा अगर कहीं पे मेंस में जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये प्रीलिम्स में, इससे दो फायदे और होंगे कि ये जो खास करके आप देखे होंगे कि बिहार में पिछले दिनों बाढ़ के समय कई सारे शिक्षकों को भी दिक्कत होती थी स्कूल तक पहुंचने में और बच्चों को भी दिक्कत होती थी।
या तो बाढ़ के कारण शिक्षक नहीं पहुंच पाते थे और बच्चे भी नहीं पहुंच पाते थे और उनका पठन पाठन बाधित होता था। और हेल्थ में कई बार क्या होता था कि हॉस्पिटल जो कि रिमोट एरिया में होते थे, तो उन हॉस्पिटल्स वगैरह सब में भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना लाई गई है। और इसके तहत क्या होगा कि रिमोट एरिया में जब कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा तो इस कनेक्टिविटी का फायदा ये होगा कि इस एरिया में एजुकेशन और जो हेल्थ है, जो बाढ़ के समय 3 से 4 महीना प्रभावित होता है, इस पे बहुत हद तक रोक लगेगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से शिक्षक वगैरह सब नाव में जा रहे थे, बच्चे पानी में एकदम से तैरते हुए स्कूल जा रहे थे। और आपने देखा होगा कि कुछ दुर्घटना भी हुए थे, कुछ शिक्षक तो पानी में बह भी गए थे कई बार नाव पलटने से। तो इन सब समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना जो है ये लाई गई है, सितंबर 2023 में सरकार ने इसको मंजूरी दी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 2 जो आपके सामने है, और ये बोध गया से रिलेटेड है। ये बिहार में टूरिज्म से रिलेटेड है, यानी बिहार में पर्यटन के विकास को लेकर के ये योजना लाई गई है। और इसके तहत यदि हम लोग देखेंगे तो बिहार सरकार जो है वो टूरिज्म के दो चीजों को, एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा मार्केट की बात अगर हम लोग कर देंगे तो मार्केट पॉलिसी, यानी टूरिज्म को लेकर के जो यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट इंटीग्रेशन की बात की गई है। दो चीजें, और इन दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या लाया गया है, बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024। ठीक है, बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024, जिसके तहत मार्केट इंटीग्रेशन और किसका मार्केट इंटीग्रेशन, तो टूरिज्म का मार्केट इंटीग्रेशन और प्लस टूरिज्म के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है 2024 में। ये मेंस में भी काम आएंगे, आपको बता दूं अभी से आप लोग थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। मेंस में मैं इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, ताकि मेंस के में अगर ये शॉर्ट नोट्स में आ जाए या मेंस के क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप इसको या दूसरे जगह कई बार रेफरेंस के रूप में भी यूज करेंगे कि पिछले दिनों बिहार में कौन कौन से सुधार हुए, तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जाकर के इसमें जो की फैक्ट्स है देख लीजिए, प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण बढ़ाना है। मतलब बिहार की बात करें तो अभी तक बिहार को लोग किस लिए जानते हैं, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार के लोग गरीब है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में घूमने फिरने वाला कोई जगह नहीं है, बिहार सिर्फ बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा झेलने वाला राज्य है। तो बिहार की जो एक इमेज है वो इमेज ऐसा बना हुआ है कि टूरिस्ट बिहार में बहुत कम, लेकिन बिहार में बहुत कुछ है देखने के लिए बिहार को। यहां तक कि बिहारी लोग भी बिहार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मुझे तो लगता है कि बिहार के 38 जिले में से किसी एक जिले का व्यक्ति बाकी 37 जिले के बारे में बहुत कम जानते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के भी कई सारे हिस्टोरिकल प्लेस को नहीं जानते हैं। तो बिहार को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और इसके लिए क्या है, तो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करना है, और इसी के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। इससे क्या फायदे होंगे, तो जो लोकल इकोनॉमी है, अगर कोई टूरिस्ट घूमने आएंगे, ठीक है, आइए कभी बिहार में, तो बिहार में जब आएंगे तो स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। 10,000 रुपया अगर 10 मान के चलिए $1,000 लेकर के कोई अगर विदेशी घूमने आता है बिहार, तो $1,000 एक्सपेंड कहां पर करेगा, बिहार में ही करेगा। गाड़ी वाला को देगा, कहने का मतलब है कि ऑटो वाले को देगा, गाड़ी वाले को देगा, उसके बाद होटल वाले को देगा, स्थानीय लोगों से कुछ ना कुछ खरीदेगा। तो बिहार के कल्चर को भी प्रमोशन मिलेगी, बिहार की इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होगा। और उसके बाद जाकर के जो लोग हैं, बिहारी लोग जो है, उनको भी फायदा होगा, उनसे स्थानीय लोगों से सामान खरीदेंगे, स्थानीय लोग टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करेंगे। आइए ना कभी बिहार में, घुमाते हैं बिहार में। तो इस तरह से बिहार घूमने का भी मौका मिलेगा और बिहारी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाइएगा, ठीक है, ऑटो वाले आराम से उनको ले जाएंगे। ठीक है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो बोध गया ले जाएंगे, तो वहां पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे फायदा होंगे इसके। ठीक है, तो ये इसके की फैक्ट्स है। अब इसके लिए पर्यटन नीति की मुख्य विशेषता क्या क्या की गई है, तो इसमें 4 चीजों पे फोकस किया जाएगा। बिहार के जो पर्यटन नीति है, पर्यटन एवं बाजार नीति, इसमें 4 बातों पे फोकस किया जाएगा। इसकी 4 विशेषता क्या क्या है, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, मैं बता देता हूं अभी से। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी
ट्रांसपोर्ट सुविधा का विस्तार करना, परिवहन सुविधा का विस्तार करना, एकोमोडेशन और फैसिलिटी, ठीक है, यानी अवसंरचना में पर्यटकों की सहायता के लिए परिवहन, अच्छे लग्जरियस बस वगैरह सब चलाना। उसके अलावा बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना ताकि एयरपोर्ट बेहतर हो सके, पटना, गया और दरभंगा तो है ही, ठीक है, उसके अलावा आवास, यानी कि जो टूरिस्ट है उसके ठहरने की व्यवस्था, अच्छे प्रकार के होटल वगैरह सब हो। ऐसा ना हो कि रात में मच्छर काटता हो, और ऐसा ना हो कि रात में गर्मी लग रहा हो और होटल वाले ने जनरेटर बंद कर दिया कि एसी नहीं चल सकती है, लाइट नहीं है। तो ये सारी चीजें भी डेवलप करना जरूरी है। मैं खुद उस चीज का भुक्तभोगी रहा हूं। एक बार गया गया था तो रात में उन लोगों ने क्या कहते हैं उसको, पंखा वंखा भी नहीं चलाया कि जनरेटर रात में 10 बजे के बाद बंद कर दिया, ठीक है, और पूरी रात गर्मी लगते रह गई, ठीक है। तो होटल के चेक इन के समय तो जनरेटर चला के दिखा दिया था कि देखिए लाइट आ रही है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन रात जैसे हुई 11-12 बजा वैसे ही सारे बंद कर दिए। पटना में भी यही हाल। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो परिवहन आवास सुविधा में विस्तार सुधार करना ताकि एक बढ़िया फीडबैक दे, जो टूरिस्ट बिहार में आए बाहर से वो बढ़िया फीडबैक दे, ताकि अगले बार वो दूसरे को भी रिकमेंड कर सके कि बिहार जाइए घूमने के लिए। बिहार के लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। पटना और गया में दोनों जगह मैं इस चीज का भुक्तभोगी रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों के साथ या बाहरी लोगों के साथ ऐसा ना हो। हम लोग बिहारी हैं तो चलिए झेल लेंगे उस चीज को, लेकिन बाहरी लोगों के साथ ऐसा ना हो। हेरिटेज प्रमोशन की बात करें तो इम्फेसिस ऑन शोकेसिंग द रिच कल्चर एंड, देखिए इस मामले में तो कोई दुविधा की बात ही नहीं है कि बिहार का जो विरासत है, मैं बार बार क्लास में ये चीजें कहता हूं कि बिहार उन राज्यों में से है जिस राज्य का गौरवशाली इतिहास है। वर्तमान थोड़ा सा कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है, और उस भविष्य को उज्जवल आप लोग कर सकते हैं। आप बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो विरासत संवर्धन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और खास करके हमारे जो विरासत है, बौद्ध गया जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नालंदा जहां पे दुनिया का पहला एंट्रेंस यूनिवर्सिटी वाला था, और राजगीर जो कि आपको पता है कि मगध की प्राचीन राजधानी होती थी, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। तो इन जगह के हिस्टोरिकल और कल्चरल विरासत को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा ये सब क्या कैसे जाएगा, तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगी, सरकार भी, और दोनों मिलकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से डेवलप करेगी। प्राइवेट जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे होटल चेन वगैरह सब, जो प्राइवेट की बड़ी बड़ी जो होटल होती है, टाटा ग्रुप या अन्य ग्रुप की, ओबेरॉय ग्रुप्स की, ये होटल आएगी बिहार में, यानी निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अलावा सरकार भी इनको सहायता करेगी। अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं बिहार में, और इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा बिहार में। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन, देखिए कई बार क्या होता है, आपके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हों लेकिन आप उसको जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा। तो आपको देश में विदेश में जगह जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, आपको उन क्षेत्रों में जहां के लोग बड़े पैमाने पर पर्यटक के रूप में आते हैं, बिहार सरकार की पर्यटन विभाग के वेबसाइट्स पे और अन्य स्रोतों पे, सोशल मीडिया में आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि आइए घूमने, आइए बिहार। आपको पता होगा किस तरह से गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर जब बनाए गए थे अमिताभ बच्चन, तो बड़ी मात्रा में लोग गुजरात घूमने जाते थे या अभी भी जाते हैं। तो वही स्थिति बिहार में, तो मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे बेहतर ढंग से, और जब मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे और इसका आप जब सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। तो ये सबके सब जो है वो विशेषता है बिहार के पर्यटन एवं बाजार नीति जो बनाई गई है 2024 इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो न्यूज नंबर 3 है, देख लीजिए 4 ही न्यूज है, तो न्यूज नंबर जो 3 है वो है विष्णुपद और महाबोधि मंदिर। देखिए गया डिस्ट्रिक्ट में जो बौद्ध गया है, जो कि आपको पता है कि फाल्गु नदी के किनारे है, या निरंजना नदी के किनारे है, या लीलाजन नदी के किनारे है, ठीक है। या तो आप उसको लीलाजन नदी कहिए, या प्राचीन काल का निरंजना कह लीजिए, या फिर मोहना नदी मिलने के बाद उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है, मोहना के मिलने के बाद जाकर के उसको हम लोग वहां पे फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो उसी फाल्गु नदी के तट पे दोनों धर्म, हिंदू धर्म और उसके बाद बौद्ध धर्म, दोनों से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है।
हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा और इसको उसी तर्ज पे केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका प्रोविजन किया गया है और जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, उसी प्रकार से डेवलप किया जाएगा जैसा कि अभी तक आपने देखा था कि बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया गया है और जिस तरह से आपने देखा था कि महाकाल कॉरिडोर को डेवलप किया गया, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, उसी के तर्ज पे बौद्ध गया क्षेत्र के एरिया को डेवलप किया जाएगा जिसको विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना नाम दिया गया है और इसके लिए सेंट्रल बजट 2024-25 में प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर की चर्चा की गई है कि इस कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। विष्णु पद का मतलब होता है भगवान विष्णु का पैर। ये देख लीजिए, भगवान विष्णु का पैर और स्थापित है यहाँ पे, गर्भगृह में स्थापित किया गया है और इसी पर आधारित जो है ये मंदिर बनाई गई है बिहार के गया जिले में। कहां पे है? फाल्गु नदी के तट पर, बोध गया के पास ही ये मंदिर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। उनका ये पैर है जिसको विष्णु पद नाम दिया गया है, गर्भगृह में है। अगर इस मंदिर की हम लोग बात कर ले तो ये जो मंदिर है ये 100 फीट ऊंचा है और इसमें 44 टोटल पिलर्स लगाए गए हैं। अब इस मंदिर का जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि आपको मराठाओं की जो 5 शाखाएं मिलती है, जिसमें आपको गोखले मिलता है, जिसमें आपको पवार मिलता है, जिसमें आपको सिंधिया मिलता है, जिसमें आपको होलकर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 5 अलग अलग जो मराठाओं की शाखाएं मिलती है आपको, ठीक है। उसी में से मराठाओं की एक शाखा होलकर हुआ करती थी। आपको पता होगा कि जब शिवाजी के बाद जाकर के जब पेशवाओं का समय आता है और जब पेशवा के डिक्लाइन वाली स्थिति आती है तो मराठा 5 अलग अलग शाखाओं में बंट जाती है। सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, उसके बाद जाकर के सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, पवार, ऐसे करके 5 अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है और उसी में से जो एक शाखा होती है वो होलकर होती है और उसी होलकर में से 1887 में अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक महान शासक मानी जाती थी मराठा में से, अहिल्याबाई होलकर, और उन्हीं के आदेश पे ये मंदिर 1787 में यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित ये विष्णुपद मंदिर बनाई गई थी। और इस जगह का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ फाल्गु नदी के किनारे जो है लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। पिंड दान कहने का मतलब है कि उसमें दूध, घी वगैरह सब चावल डाल करके एक पिंड बनाई जाती है जो उनके पूर्वजों को दी जाती है। पितृपक्ष के दौरान उनको भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो पूर्वजों को पिंड दान करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं इसी विष्णुपद मंदिर में, इसीलिए ये हिंदू धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट है और ये दुनिया का ही एकमात्र जगह पे, हालांकि लोग हरिद्वार में भी पिंड देते हैं, कई लोग अलग अलग जगहों पे भी गंगा के किनारे, लेकिन जो सबसे पौराणिक माना गया है वो बोध गया या गया में ही माना गया है, विष्णुपद मंदिर के पास, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के महाबोधि मंदिर की बात करें तो जो हमारा बोध गया है वो महात्मा बुद्ध के लिए भी फेमस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहीं पे फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो जो स्थान है उसी स्थान को बोध गया कहा जाता है, पहले उरुवेला कहा जाता था और उसी उरुवेला को वर्तमान में, प्राचीन काल में, उस समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको उरुवेला कहा गया था और आज इसी को बोध गया कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को उसी यहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि अब आप लोग जाएंगे तो पीपल के पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन वो जो पीपल का पेड़ आपको दिखेगा वो उस पीपल के पेड़ की 5वीं पीढ़ी है, ठीक है। एक बार उसको नष्ट भी कर दिया गया था, आप लोग को पता होगा, गौड़ शासक शशांक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद जाकर के तो इस मंदिर को भी डेवलप किया जाएगा। ये मंदिर शुरू में ये गुप्त काल में बने थे। भारत में मंदिर निर्माण कब शुरू होता है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, और ईंट से मंदिर बनने की जो शुरुआत होती है वो गुप्ता एज में होती है। अलग अलग सभी धर्मों में मंदिर बने हैं, 2-3 धर्मों में, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर भी, लेकिन ये सारे मंदिर ईंट से बने होते थे, गुप्त काल के दौरान शुरू हुई थी। और यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो सम्राट अशोक के द्वारा महात्मा बुद्ध की ध्यान साधना वाली, यानी कि हीरा सिंहासन जो कहा जाता है, वज्रासन वाली स्थिति में यहाँ पे ध्यान साधना करते थे। उनके अनुसार यदि देखें तो सम्राट अशोक के द्वारा उस स्थान को आइडेंटिफाई किया गया था। सम्राट अशोक जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था तो उन्होंने उस स्थान को आइडेंटिफाई करवाया था जहां पे एग्जैक्ट बैठ करके महात्मा बुद्ध जो है वो साधना किया करते थे। तो इस जगह को आइडेंटिफाई किया गया था गुप्त काल में और इसी जगह पे ये महाबोधि मंदिर बनाई गई है, ठीक है। क्लियर है, ये
ये मंदिर बनाई गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे महाबोधि मंदिर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो न्यूज नंबर 4 है, यानी जो लास्ट जो न्यूज है वो ये है, बिहार को मिला खेल विश्वविद्यालय। देखिए, बिहार भारत के कुछ सेलेक्टिव राज्यों में से है। धीरे धीरे बिहार में भी अब स्पोर्ट्स को प्रमोशन किया जा रहा है। अभी इंडिया टीम में अभी आप देखेंगे तो आप देख लीजिए, आकाशदीप नाम के तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, मुकेश ऑलरेडी कुमार भी तेज गेंदबाज है जो खेल रहे हैं। उसके बाद जाकर के आपको पता होगा, ईशान किशन भी कई बार टीम में आते रहते हैं, कई सारे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उसके अलावा कई सारे उभरते हुए आप देखेंगे कि 13-14 साल के बच्चे भी बड़ा अच्छा अब क्रिकेट खेल रहे हैं। कई सारे स्पोर्ट्स में अब बिहार धीरे धीरे उभर रहा है। पैरालंपिक में भी बिहार के कई खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी, आपको पता होगा। तो धीरे धीरे बिहार भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में आ रहा है, और इसी को ध्यान में रख के कि फ्यूचर में और ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर बनाई गई है। यानी इंटरनेशनल, यदि हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है। उसके बाद जाकर के यहीं पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, खेल विश्वविद्यालय भी है, और कई सारे अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए कॉम्प्लेक्स यानी परिसर भी बनाई गई है। सारा जगह, सारा कुछ जो है वो एक ही परिसर के अंदर है, राजगीर में है। और इसी का सितंबर 2024 में उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, और इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी की इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी की चर्चा की कि बिहार में खेलों को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इसीलिए राजगीर में यह अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर बनाया गया है, खेल एकेडमी भी है और खेल विश्वविद्यालय भी है। और देश के कुछ चुनिंदा राज्य में बिहार शामिल हो गया, जहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, इसके मेन तथ्यों की बात करें, प्रमुख तथ्यों की बात करें, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर है। देखिए कितना खूबसूरत है, बिहार एकदम से नेशनल मैप में शामिल हो गया स्पोर्ट्स को प्रमोशन। आने वाले कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिहार के बच्चे बच्चियां आपको इंटरनेशनल खेलता हुआ लगेगा, दिखेगा आपको। अभी तक तो डोमिनेंस कुछ ही राज्यों का रहा है, हरियाणा जैसे राज्यों का रहा है, या दक्षिण के कुछ राज्यों का रहा है, या मणिपुर का नॉर्थ ईस्ट में रहा है। लेकिन अब बिहारी बच्चे भी खेलेंगे। ठीक है, इन्नी बिन्नी गिल्ली डंडा, ठीक है, छुपन छुपाई जो खेलते थे, उसकी जगह ऐसे स्पोर्ट्स को खेलेंगे, ठीक है, जिससे पदक ला सके बड़ी संख्या में। ठीक है, आगे तो इस तरह से तो 24 खेल टोटल 20 इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर 24 स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, 24 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और खिलाड़ियों को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको रहने की भी, एकोमोडेशन की भी व्यवस्था होगी। अगर उन्हें कोई चोट लग जाता है, फिटनेस की प्रॉब्लम है या हेल्थ का इशू है, तो उनके हेल्थ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको अवेलेबल कराएगी, क्योंकि खेलों में कई बार ऐसा होता है, फिटनेस का इशू आ सकता है और भी सारी चीजें। तो इसी परिसर के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, 50,000 की दर्शकों वाला। यानी अब आने वाले समय में जो मोइनुल हक को लेकर के बिहार को शर्मसार होना पड़ता था, मोइनुल हक जो स्टेडियम बिहार का जो है, जिसमें खेल की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अभी जब रणजी ट्रॉफी हुआ था तो आपने देखा था, मुंबई के साथ जब रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था बिहार का, तो उसमें आपने देखा था कि बड़ी खराब स्थिति थी पटना की, अगर देखें तो मोइनुल हक स्टेडियम की। तो ये स्टेडियम बन जाएगा जहां पे 50,000 दर्शक बैठ करके, तो ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, और आने वाले समय में बिहार में भी इंटरनेशनल मैचेस कराए जा सकेंगे। और राजगीर में जब इंटरनेशनल मैच के बहाने टीम के अलावा जब दर्शक आएंगे बाहर से और वो बिहार को एक्सप्लोर करेंगे, तो तब उनको पता चलेगा कि बिहार में भी बहुत सारा खूबसूरत जगह है देखने वाला। तो बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे तो उनसे इंस्पायर होकर के बिहार के भी खिलाड़ी निकलेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिहार को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आमतौर पर क्रिकेट के जो ग्राउंड के जो बाहर छोटे छोटे बच्चे जो बॉल बॉय होते हैं, चौका चला जाता है, उस बॉल को वापस कर रहे होते हैं, उसी में से कई बार बड़े खिलाड़ी बनते हैं। सचिन तेंदुलकर भी बॉल बॉय हुआ करते थे कभी, और बचपन में, और देखिए आज कितने बड़े दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इसके अंदर खेल से संबंधित पुस्तकालय भी होंगे, और अलग अलग खेलों के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। यह राजगीर में होगा। बड़े स्टेडियम में 5,000 दर्शकों की सुविधा होगी, और जो छोटे स्टेडियम होंगे उसमें 10,000 की व्यवस्था होगी। और बड़े छोटे अगर स्टेडियम की बात करें तो एक बड़ा स्टेडियम होगा जिसमें 50,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा 8 छोटे छोटे स्टेडियम बनाए जाएंगे अलग अलग खेलों के लिए, जिसमें कराया जा सके, और उसमें 10,000 कम से कम दर्शक के बैठने की व्यवस्था होगी, खेलों को देखने की व्यवस्था होगी। और यहाँ पे एथलेटिक्स यानी
एथलेटिक्स के विभिन्न जो रूप होते हैं, शॉट पुट्स होते हैं, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद जेवलिन थ्रो, ये सारी की फैसिलिटी होगी। यानी एथलेटिक्स के बहुत सारे इवेंट्स की फैसिलिटी होगी यहाँ पे, फुटबॉल की होगी, यहाँ पे हॉकी की होगी, वॉलीबॉल, कबड्डी के अलावा और भी बहुत सारे खेलों की सुविधा भी होगी, परिसर भी उस हिसाब से बनाए जाएंगे और उसी हिसाब से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये रहा सितंबर 2024 का न्यूज। और जब ये आपके पास आ रहा होगा तो मैं अक्टूबर 2024 की भी तैयारी कर रहा होगा। न्यूज का कुछ वेट कर लेता हूं, 2 दिन जो न्यूज होगा उसको अपडेट करके अक्टूबर 2024 का भी बिहार करंट अफेयर्स आप लोगों को करा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेंस का जैसे ही प्रीलिम्स आप दे करके आएंगे तो इसी जेएच एजुकेशन नाम से जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पे मैं मेंस की आप लोगों की निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग कराऊंगा जो दोनों मीडियम में होंगे। और इस निबंध लेखन में आपको पूरी निबंध क्लास में ही लिखवाई जाएगी ताकि आप एग्जाम में बेहतर ढंग से निबंध लिख पाए। दोनों मीडियम में कराई जाएगी और इसमें तीनों सेक्शन को कवर किया जाएगा, फिलोसफिकल, कंटेम्प्रेरी और लिटरेरी इशू के अलावा जो बिहार के इडियम्स एंड फ्रेज यानी मुहावरा और लोकोक्ति पे जो भोजपुरी और मैथिली में पूछे जा रहे हैं मुहावरों पे, वो भी निबंध आपको क्लास में ही लिखाया जाएगा। और कम से कम अगर देखें तो 35 के आसपास 30 प्लस निबंध आपको क्लास में लिखाया जाएगा और 15 निबंध आपको और प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। और इस तरह से आप बेहतर निबंध, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 70% आप लोगों को मार्क्स दिलवा सकता हूं। तो आप प्रीलिम्स के बाद जरूर जुड़िएगा। अभी से आप प्ले स्टोर पे जाकर के रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम ऐप का भी नाम है, प्ले स्टोर पे वो गूगल प्ले स्टोर पे वो ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड अभी से कर ले और आगे जुड़े रहिए। आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट सूचना आपको मिलती रहेगी। और अक्टूबर का अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं आप लोगों को अक्टूबर 2024 का भी बिहार करंट अफेयर्स करा दूंगा और कोशिश करूंगा मेरी तरफ से जितना आपको फायदा हो सके। तो करंट अफेयर्स की और भी सारी चीजें और बीपीएससी की प्रीलिम से जुड़े हुए और भी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत। क्लास है ना।